नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इस वक्त बाबरी मस्जिद को लेकर के हाई कोर्ट जो फैसला आया है उसको जाने की बात कही है ज़फ़रयाब जैलानी ने, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी ने क्या बयान दिया है उस पर भी बहस होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद कांगो बुखार नामी एक वबा और फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसमें 30% मरीजों की मौत होने के खदशात होते हैं, उस पर भी बात होगी। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कुवैत के जो नए अमीर बने हैं वो कौन हैं, उनकी तफसीलात सामने रखते हुए आर्मीनिया फौज की 2300 फौजियों की हलाकत की खबरें इस वक्त अज़रबैजान के हवाले से आ रही हैं, और एर्दोगान भी क्या बयान दिया है इस वक्त यूरोपीय सरबराहान को जो उन्होंने ख़त लिखा है उसमें क्या सब कुछ मुतालबा किया है, और आखिर में असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो भी सुनेंगे जिसको उन्होंने जारी किया है। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है, और नए महीने का आगाज़ हो चुका है। जो अहबाब वादा किए हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो वादे को निभाएं। नाज़रीन आइए पहले बात कर ही लेते हैं कि किस तरह की नाराज़गी इस वक्त पाई जा रही है बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद। 28 साल बाद अयोध्या की मुतनाज़ा ढांचा इन्हिदा मामले में बुध को CBI की खुसूसी अदालत ने 32 मुलजिमीन को बरी कर दिया है तमाम, और अदालत के इस फैसले से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ज़फ़रयाब जैलानी नाखुश हैं। खबर रसा इदारा IANS से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं और जल्द हाई कोर्ट का रुख करेंगे। ज़फ़रयाब जैलानी ने बातचीत के दौरान ये कहा कि अदालत का फैसला इंसाफ के बिल्कुल बरअक्स है। सबूतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये कानून के खिलाफ है, इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। जिसको ये लोग सबूत नहीं मान रहे वो पूरी तरह से सबूत है। सभी के बयानात मौजूद हैं, इसके लिए 2 लोगों के बयान काफ़ी होते हैं, और यहाँ तो दर्जनों बयान हैं हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। राम मंदिर का फैसला हम देख चुके हैं और बाबरी केस का फैसला भी देख लिया, दोनों से हम इस वक्त मुतमईन नहीं हैं। इस तरह का बयान उन्होंने जारी करते हुए हाई कोर्ट जाने की बात की है। इसी तरह बाबरी मस्जिद केस में CBI अदालत का फैसला नाइंसाफ़ी की तारीख में एक मिसाल है कहते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने भी बयान दिया है और कहा कि एक बेबुनियाद जजमेंट है जिसमें शहादतों को नज़रअंदाज किया गया और कानून का भी पास-ओ-लिहाज नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि फैसला उसी जहनीत का आइनादार है जो जहनीत हुकूमत की है और जिसका इजहार बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना किया कि अपने फैसले में कई वाज़ेह हकीकतों को तस्लीम किया, फिर जो जजमेंट दिया वो इंसाफ के चेहरे पर बड़ा सियाह धब्बा है। CBI की अदालत ने सारे मुजरिमीन को बरी कर दिया, जबकि पूरे मुल्क में वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं जो साफ बताती हैं कि मुजरिम कौन है और बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश और कार्रवाई में कौन कौन लोग शरीक हुए हैं। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने यह भी कहा कि 1949 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने वाजे किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक कौमी शर्मिंदगी है और कानून की हुक्मरानी और आईनी तरीक़ाकार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा ने यह भी कहा था कि 500 साल पुराना ढांचा तोड़ दिया गया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थी। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने बयान में यह भी कहा कि लोगों को याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के अजीम हादसे के बाद मुल्क में फ़िरक़ावाराना तासुब की लहर चल पड़ी थी और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के जान माल का नुकसान हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने अपनी इस जजमेंट पर नाराज़गी जाहिर की है। नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कांगो बुखार को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये बीमारी भी बड़ी खतरनाक बताई जाती है। एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना के कहर से बुरी तरह बेहाल हुआ जा रहा है और अब कांगो बुखार को लेकर भी खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। पालघर जिले में अफसरान को कांगो बुखार की मुमकिन फैलाव को लेकर अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि वो इस मर्ज से बचाव के लिए हर मुमकिन तरकीब करे। दरअसल कांगो बुखार का असल क्राइमिन कांगो हेमोरेजिटिक फीवर CCHF है। ये टिक किलनी के जरिए इंसानों में फैलता है। जी हाँ, पालघर जिला इंतजामिया का कहना है कि कोविड-19 वबा के मद्देनजर मवेशी परवरी से जुड़े लोगों, गोश्त फरोख्त करने वालों और मवेशी परवरी अफसरान के लिए कांगो बुखार फिक्र का बाइस है। इस सिलसिले में वक्त पर एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि CCHF के लिए कोई मुनासिब इलाज नहीं है।
पालघर मवेशी परवरी महकमे के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रशांत डी कामसले ने नोटिस में भी कहा है कि गुजरात के कच्छ अजला में बुखार पाया गया है और उसकी सरहद से मुल्क महाराष्ट्र के कुछ अजला में भी इसके फैलने का खतरा है। लिहाजा इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी तरह से इस वायरल बीमारी से भी बचने की पूरी तरह से तरकीब बढ़ती जाए। और महाराष्ट्र में चूंकि इस वक्त कोरोना के वबा भी अपने हदों को पार कर रहा है, तो वहीं ये बीमारी भी अब वबाले जान बन सकता है। नाज़रीन, आइए कुवैत के नए अमीर मुंतखब कर लिए गए हैं, देखते हैं कि वो कौन है। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अस्सबाह के इंतकाल के बाद शेख नवाफ अल अहमद अस्सबाह इस खलीजी मुल्क के नए सरबराह बन गए हैं। कुवैत की कौमी असम्बली के स्पीकर मरज़ूक अल गानम के मुताबिक नए अमीर आज बुध की सुबह 11 बजे अपने ओहदे का हलफ उठाए। अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद सबा मंगल के रोज 91 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए थे। और ये बात आप जानते हैं, कुवैत के वरासती कानून में कहा गया है कि जब भी बादशाह का ओहदा खाली होता है तो वली अहद अमीर बन जाता है। कुवैती आइन के आर्टिकल 60 में यह भी कहा गया है कि कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में अमीर अपनी इख्तियार का इस्तेमाल करने से पहले हलफ उठाएगा। इस हलफ में नई अमीर ने अहद किया है कि वो मुल्क के आइन और कवानीन का एहतराम करेंगे, अवाम की आज़ादी, मफादात और मईशत का दिफा करेंगे और मुल्क की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। 83 साल शेख नवाफ 14 सालों से कुवैत के वली-अहद शहजादे रहे हैं। 7 फरवरी 2006 को इख्तिदार में आने के एक हफ्ते बाद शेख सबा ने अपने भाई शेख नवाफ को वली-अहद मुकर्रर किया था और इसी साल 20 फरवरी को कौमी असम्बली उनसे बैअत का वादा भी किया। उन्होंने इसी दिन कुवैत के अमीर और पार्लियामेंट में हलफ उठाया था। वली-अहद शहजादी की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक शेख नवाफ 25 जून 1937 को कुवैत शहर में मथाना कॉम्प्लेक्स के मकाम फराज अशुवैख में पैदा हुए। वो कुवैत के 10वें हुक्मरान शेख अहमद जाबिर अल मुबारक अस्सबाह के छठे बेटे हैं, जो 1921 से 1950 तक कुवैत के अमीर रहे हैं। वली-अहद शहजादे के दफ्तर की वेबसाइट में भी बताया गया है कि शेख नवाफ शादीशुदा हैं। उसके 4 अहमद, फैसल, अब्दुल्ला, सलीम और शेख नामी बेटे और एक बेटी है। वेबसाइट ने कुवैत के नए अमीर की तालीम का हवाला देते हुए बताया कि शेख नवाफ ने कुवैत के मुख्तलिफ स्कूलों जैसे कि हमादा, शारिक, अन-नक़रा और फिर मशरिकी और मुबारक में तालीम हासिल की है। इस तरह अब शेख नवाफ अल अहमद अस्सबाह कुवैत के नए सरबराह होंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगले खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं अज़रबैजान की उस दावे की जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब तक 2300 जानी नुकसान हुआ है आर्मेनिया को और बिलखुसूस फौजी इसमें मारे गए हैं। जी हाँ, ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है तुर्की के मुख्तलिफ ज़राए से आ रही है। आर्मेनिया के ज़ेर कब्ज़ा अज़रबैजान के इलाके की आज़ादी के लिए अज़रबैजान फोर्सेस की तरफ से शुरू किए गए जवाबी हमले में आर्मेनी फौज का जानी नुकसान 2300 फौजियों तक पहुंच गया है। अज़रबैजान वज़ारत दिफा की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक रात भर शदीद झड़पें जारी रही हैं। एक बयान के मुताबिक 27 से 30 सितंबर के दौरान 2300 आर्मेनी फौज हलाक और जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन 130 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया जा चुका है। 200 से ज़ायद तोप और मिसाइल सिस्टमों, तकरीबन 25 मार्टर दिफाई सिस्टमों, 6 कमांड मैनेजमेंट और कमांड मॉनिटरिंग मकामात, 15 इम्यूनेशन डिपो, तकरीबन 50 एंटी टैंक असलहे और 55 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है। बयान के मुताबिक कल की झड़पों में मकबूजा तहसील होजावंद के इलाके शोशाकंद में आर्मीनिया के एक S-300 सिस्टम को भी नाकारा बना दिया गया। गंवाए हुए इलाकों की दोबारा हसूल के लिए मादागोज गांव में जमा आर्मेनी फोर्सेस की तरफ से आज सुबह किए गए हमले को रोक दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि तमाम फ्रंट लाइनों पर फौजी ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ अज़रबैजान फोर्सेस की तरफ से देरे और तरतर की सिमत आर्मेनी फोर्सेस को मुहासरे में लेने का भी ऐलान किया गया है। आर्मेनिया की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि अज़रबैजान फोर्सेस ने तरतर शहर पर तोप फायरिंग की है, जिसके नतीजे में शहरी जख्मी हुए हैं। इस दौरान आर्मेनी फोर्सेस ने अज़रबैजान की तहसील गोरान बोई के गांव जेरी आ जाकुंद पर तोप फायरिंग की है। अज़रबैजान वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक शहरी आबादी पर हमलों की सूरत में अज़रबैजान की फौज भी उसका खूब जवाब दे रही है। यानी आर्मेनी फौज कोशिश ये कर रही है कि जहां शहरी आबाद हैं वहां पर भी हमला किया जाए और लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। इस तरह से इस वक्त दोनों ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर ममालिक की जानिब से भी अमन का माहौल बनाए रखने, जंगबंदी करने की सूरत में अपील करने के बावजूद जो है इस वक्त ये जंग जारी है और अभी तक जारी है और इसमें आर्मेनी फौज को ज्यादा पसपाई हो रही है। अज़रबैजान के दिफाई निज़ाम के जो मवासलाती ज़राए हैं वहाँ से खबरें मौसूल हो रही हैं। तुर्की के भी मुख्तलिफ अखबारात में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि आर्मेनी फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अज़रबैजान के फ़ौज के
हमले की वजह से। बैकैफ नाज़रीन, इस दरमियान में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन के इदारों और रुकन ममालिक के सरबराहान को एक खतरा बना करते हुए तुर्की के मशरिकी बहरेरून के मामले में मौक़िफ़ और मसाइल के हल के बारे में बाज़ तजावीज़ पेश की हैं। जनाब एर्दोगान ने अपने खत में लिखा है कि मशरिकी बहरेरून पॉलिसियों के दो मरकजी हदफ पाए जाते हैं, जिनमें से पहला हदफ मशरिकी बहरेरून में समंदरी इख्तियारात के आलमी क़वानीन के मुताबिक हक़ बजानिब और मुनसिफाना तरीके से हदबंदी और बर्र आज़म ताक़ में हाकिमियत के हुकूक़ और हमारे इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारा दूसरा हदफ कब्रसी तुर्कों को जज़ीरे कब्रस के मसावी शराकतदार के तौर पर जज़ीरे के कुदरती वसाइल पर मसावी हक़ व मफादात को ज़मानत में लेना है। मैं यूनान के साथ बिला मशरूत डायलॉग के लिए तैयार होने पर एक बार फिर जोर देना चाहता हूँ। इस दायरेकार में कशीदगी में गिरावट के लिए मैं नेटो की सेक्रेटरी जनरल की तजावीज़ की शुरू से हिमायत करने पर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, चूँकि इस वक्त हालात यूनान के दरमियान तुर्की के दरमियान भी जो हैं आप लोग जानते हैं, मशरक़ी बहरेरून में ड्रिलिंग को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और दूसरी जानिब आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान का जंग भी जो है रशिया के लिए और तुर्की के लिए, इसी तरह ईरान के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। ऐसे हालात में इन दोनों मामलात को जो है बहुस्न खूबी अमन के हालात में निमटना चाहते हैं सदर रजब तैयब एर्दोगान। बैकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको बताऊँ कि आज हिंदुस्तान में जो दो अहम तरीन मौजूए बहस खबरें रही हैं, एक बाबरी मस्जिद का फैसला था जो अभी जिस पर अभी तक घुमासान जारी है ट्विटर में और अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, और दूसरा है एक दलित खातून के साथ जो दरिंदगी पेश आई 17 साल तालिबा के साथ, वो आप लोगों के सामने है। इस बात को लेकर के अब जो है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसले आए वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया, जिनका बयान आज मीडिया में सबसे ज़्यादा हंगामा बपा किया हुआ है। आइए उस बयान को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम लोग कुछ सुन लें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये तो फैसला आखिरी नहीं ना, और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो। अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप एचआरडी के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई, आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया, उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे? उन्होंने कहा कि हां, ये तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया मेरी मस्जिद को शहीद? बताइए ना आप। मैं जानना चाहता हूं मेरी मस्जिद को शहीद किसने किया? फिर अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, ये 32 एक्यूज, विनय कटियार, जिसमें नरसिम्हा राव भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी, इनकी हुकूमत शामिल, किसने किया? फिर बताइए ना। इंसाफ होगा या नहीं होगा? हमको बताइए आप। या इसी तरह हम अपने आंसू बहाते रहें? जमहूरियत को मजबूत करना जरूरी है, इंसाफ को मजबूत करना जरूरी है, मगर यह फैसला आता है